प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उनका भी क्वेश्चन है तो। ओके ओके जी। और अभी मैं इसको अभी कर देता हूँ। आई होप के स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई होगी अभी। जी सर, जी आ सर, रही है ना। जी जी शुरू हो गया सर। चले, अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ये वाला पोर्शन जो ऑटोमोटिव इंजन से तारुफ और फिर ऑटोमोटिव इंजन के प्राइमरी सिस्टम से मुख्तसर तारुफ और फिर कुछ ईएफआई ऑटोमोटिव इंजन के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें हमने देखा था कि ईएफआई इंजन कैसे काम करता है और कैसे मुख्तलिफ सेंसर्स उसमें उसके काम करने में उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और फिर ऑटोमोटिव इंजन की वर्किंग की बुनियाद की एक हमने डायग्राम देखी थी। और फिर हमने देखा था कि एयर फ्यूल मिक्सचर स्टाइक्योमीट्रिक रेशो क्या चीज़ है और ईएफआई इंजन मुख्तलिफ सेंसर्स की मदद के साथ इस स्टाइक्योमीट्रिक रेशो के साथ इंजन को कैसे चला रहा होता है। तो आज हम जो पोर्शन कवर करने जा रहे हैं उसमें प्राइमरीली ये पहला पार्ट है और ये काफ़ी डिटेल है। इसमें जो पहले हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक्स हैं और पता है इन सिस्टम्स के बारे में, इंजन कैसे काम करता है। ये वो चीज़ें हैं जो हम में से तकरीबन हर बंदे को 100% इनका आइडिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद कुछ लोगों के लिए हल्की-फुल्की नहीं हों, बट यहाँ पे जब हम बात करने जा रहे हैं तो मुझे मेरा ख़्याल है, हो सकता है कि आप में से शायद जो मैं बात करने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा जानते हों, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो शायद आपके लिए नहीं हों। तो इसको थोड़ा-सा गौर से देखिएगा और अगर एब्ज़ॉर्ब अभी ना हो पा रहा हो, एक तो क्वेश्चन ज़रूर करें, किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, कोई भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बल्कि आप कहेंगे स्टूपिड क्वेश्चन भी है ना, उसकी बहुत अफ़ादियत है, वो करना चाहिए। एक तो वो को आपको कॉन्फिडेंस देता है, दूसरा ये है कि उस सवाल से बहुत सारे जवाबात जब आप दे रहे होते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें लेक्चर के दौरान जब इंस्ट्रक्टर बात कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिस होती जाती हैं। जब सवाल होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर उसमें कवर हो जाती हैं। तो सवाल से घबराएँ बिल्कुल नहीं कि सवाल ऐसा होगा, वैसा होगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये इस कोर्स का, इस चीज़ का मकसद ही यही है, यहाँ पे मिल बैठने का कि हम सवाल-जवाब कर सकें। और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम में से एमिशन को समझने की कोशिश करेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर, ईवैप सिस्टम। अभी मैंने ये जो ईजीआर सिस्टम है, इसको मैंने अभी स्लाइड्स फिल अप नहीं की, तो इसको मैं नेक्स्ट पे इंशाल्लाह ले जाऊँगा। इसी तरह से पीसीबी सिस्टम को भी, ये 3 पार्ट हैं जिनको मैं नेक्स्ट पे ले जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि इस पोर्शन में से ये 3 हेडिंग्स और सेकेंडरी ईयर सिस्टम जिसकी स्लाइड्स तैयार हैं, इनको भी आज ही कवर कर सकें, अगर हम कर सकें तो इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम पे हम पहले देख चुके हुए हैं कि ऑटोमोटिव इंजन वर्किंग की बुनियाद 3 चीज़ों के ऊपर मैंने बताया था। एक इग्निशन है, फ्यूल है और हवा है। ये 3 चीज़ें मिलती हैं, इनका काम होता है और इनमें इनकी तफ़सीलात इस साइड पे हवा की हैं, इस साइड पे फ्यूल की हैं और इस साइड पे इग्निशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे मुताल्लिक हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके ये 3 सिस्टम हम लेके जा रहे हैं कि एयर का सिस्टम, इग्निशन का सिस्टम, फ्यूल का सिस्टम। इनको हम डिस्कस करेंगे और फिर कोरिलेट करेंगे इस डायग्राम के साथ इंशाल्लाह। अब जो पहला सिस्टम है वो है इनटेक एयर की पैमाइश का सिस्टम, या आप कह लें कि एयर इंडक्शन सिस्टम को ही बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी जो, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो जो एयर का सिस्टम है, हवा की एयर मेजरमेंट है, इंजन की मैकेनिकल हेल्थ है और जो ठीक हवा का सिस्टम यानी कि जो इंजन की ब्रीदेबिलिटी है उसके ऊपर कोई इशू ना हो। तो ये तीनों चीजें मिलके हवा के सिस्टम के ऊपर बुनियाद कर रही है, तो उससे मिलके हवा का सिस्टम बनता है। तो उस से जो है इनटेक एयर की पैमाइश का सिस्टम, एयर मेजरमेंट सिस्टम। इनटेक एयर की पैमाइश के सिस्टम का मकसद क्या है? उसमें यह है कि ईएफआई इंजन ने हवा और पेट्रोल के खास तनासुब को, यानी कि 14.7:1 जो कि स्टाइकोमेट्रिक रेशो है, इसको लेके चलना है। इसको उसने मेंटेन करने की कोशिश करनी होती है और इसमें इस तनासुब को बरकरार रखने के लिए जो कंप्यूटर है उसको हवा की सही मिकदार मालूम होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि कंप्यूटर पेट्रोल की सही मिकदार इंजन में पहुंचा सके। अगर उसके पास हवा की मिकदार सही मालूम होगी तो तभी वो ये रेशो बनाएगा ना। जब उसको पता होगा कि 14.7 हिस्से हवा आई है तो तभी वो एक हिस्सा फ्यूल वहां पे भेजेगा इंजन के अंदर। याद रखें कि पेट्रोल की जो मिकदार है वो कंप्यूटर ने कंट्रोल करनी है। इंजन जो गाड़ी का कंप्यूटर है, ईसीएम है या ईसीयू, जिस तरह से मैंने बताया था कि ईसीयू, हर कंट्रोल मॉड्यूल को ईसीयू कहते हैं और जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसको ईसीएम कहते हैं, उस ईसीयू को ईसीएम कहते हैं। तो पेट्रोल की मिकदार कंप्यूटर ने कंट्रोल करनी है, जबकि हवा की मिकदार एक्सेलेटर के जरिए ड्राइवर कंट्रोल करता है। जब वो ये कंट्रोल कर रहा है तो कंप्यूटर को ये मालूम होना जरूरी है कि हवा किस कितने वजन के साथ इंजन के अंदर एंटर हो रही है, ताकि वो उसी हिसाब से पेट्रोल को वहां पे डाल चढ़े। तो इस सारे खेल में हवा का वजन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये मालूम होगा तो कंप्यूटर आगे फिर सप्लाई देगा। तो अब हवा का वजन इंजन के अंदर दाखिल होने वाली हवा के वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी मापने से मालूम होता है। हवा का वॉल्यूम, इसी को एयर मैस जब हम कहते हैं तो ये हवा का वजन है। यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हवा का वजन उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये बराबर होता है हवा का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय या ज़र्ब खाए हवा की डेंसिटी से। अब हवा का वॉल्यूम क्यों है? किसी भी बर्तन में कोई आप चीज डालते हैं, जिस तरह से सिलेंडर है, जो आप गैस भराने जाते हैं तो सिलेंडर में जब गैस डाली जाती है तो उसका वजन किया जाता है। ठीक है, तो उस सिलेंडर के अंदर जितनी गैस आ रही है उसमें वजन किया जाता है, तो उसमें गैस का वजन मालूम हो जाता है। जबकि इंजन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना, जो इनटेक के अंदर हवा आ रही है उसका वजन करते रहें, तो वो नहीं है। तो उसकी वजह से दूसरा जो ना, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी सबसे पहले आप फिर उस बर्तन का वॉल्यूम मालूम करें कि वो बर्तन का वॉल्यूम है क्या, लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है उसकी। तो वो वॉल्यूम मालूम हो, फिर उसमें जब आप हवा डालेंगे तो जब हवा गर्म होती है तो वो उसका वजन हल्का हो जाता है। जब हवा से, इस डेंसिटी की भी बहुत जरूरत है। अदरवाइज एक बर्तन के अंदर अगर आप दूध डालते हैं, 1 किलो का बर्तन है, उसका वॉल्यूम 1 किलो है, तो वो दूध का वजन किलो ही निकलेगा, क्योंकि उसमें डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूध की डेंसिटी 19-20 के फर्क के साथ सेम रहती है। या टेम्परेचर हो, हवा की बुलंदी हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाड़ी में जब हवा की बात करते हैं तो हवा गर्म ठंडा होने से उसके वजन में फर्क, यानी कि ठंडी होगी भारी होगी, गर्म होगी हवा तो हल्की हो जाएगी। तो इस वजह से हवा के वजन में ये दो चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है, ताकि कंप्यूटर हवा का वजन मालूम कर सके। अब हवा का वॉल्यूम एयर इनटेक सिस्टम के ज्योमेट्री, जो वॉल्यूम है वो बर्तन होता है ना, जिस बर्तन में हवा या दूध, मैंने जिस तरह से एग्जांपल दी है, तो जिस बर्तन में होता है उस बर्तन का अगर हमें ज्योमेट्रिकल यानी कि उसकी डायमेंशनल वॉल्यूम पता हो तो हम वॉल्यूम हवा का मालूम कर सकेंगे। जिस हवा इनटेक सिस्टम के अंदर आ रही है, तो अगर इनटेक सिस्टम कंप्लीट का अगर हमें वॉल्यूम, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम यानी कि उसकी डायमेंशन पते हो कि ये इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हवा का वॉल्यूम इस वक्त इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर है। तो और हवा की डेंसिटी को जो ना दो मुख्तलिफ तरीकों से मापा जा सकता है। इसी वजह से गाड़ियों में हवा के वजन को, इस मेन वजह से गाड़ियों में हवा के वजन को मापने के दो तरीके राइज हैं। एक को कहते हैं स्पीड डेंसिटी सिस्टम, ये है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर वाला सिस्टम, जिसके अंदर, जिस गाड़ी के अंदर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर मैप सेंसर होता है, उस सिस्टम को, हवा की मेजरमेंट के सिस्टम को स्पीड डेंसिटी सिस्टम कहते हैं। जो दूसरा सिस्टम है उसको कहते हैं एयर मैस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिन गाड़ियों के अंदर मैस एयर फ्लो सेंसर लगा होता है, तो उन गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम होता है जो कि हवा को मेजर कर रहा होता है, एयर मैस सिस्टम। अब अगेन ये चीज याद रखिए कि हवा का वजन, हवा का वॉल्यूम और हवा की डेंसिटी के मालूम होने से पता चलता है। अब स्पीड डेंसिटी सिस्टम को हम देख लेते हैं कि स्पीड डेंसिटी सिस्टम में चूंकि हर गाड़ी का एयर इनटेक वॉल्यूम थ्रॉटल से लेके फ्लैप, थ्रॉटल के, थ्रॉटल बॉडी की फ्लैपर से लेके इनटेक की जो पोर्ट्स होती हैं जहां पे हवा इंजन के सिलेंडर के अंदर दाखिल होने रहती है, वहां तक की डायमेंशन चूंकि फिक्स होती हैं और वो मालूम होती हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड होती हैं, तो इस वजह से उसको हवा का वॉल्यूम हमेशा मालूम रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ कहा है कि जी एयर इनटेक वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, लेकिन कुछ जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं उनमें जो आपका एयर इनटेक है उसकी डायमेंशन चेंज होती रहती हैं। इस पर हम मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक जनरल गाड़ी जो हमारे यहाँ मिलती हैं उनमें इनटेक चूंकि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा फिक्स रहता है और यही हवा का वॉल्यूम होता है और ये कंप्यूटर को मालूम होता है।
एयर डेंसिटी का अंदाजा करने के लिए ECU को मैप की रीडिंग चाहिए, बेसिकली ECU को IAT और बैरोमीट्रिक प्रेशर चाहिए। अब IAT क्यों चाहिए? IAT है इनलेट एयर टेम्परेचर। इनलेट एयर के जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है? पीछे मैंने बात की है कि हवा का वजन, हवा अगर गर्म होगी तो हवा का वजन कम होगा, हवा अगर ठंडी होगी तो हवा का वजन ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये टेम्परेचर सेंसर लाजमी है। फिर बैरोमीट्रिक प्रेशर सेंसर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बैरोमीट्रिक प्रेशर, बैरोमीटर कहते हैं जो आपके इन्वायरमेंट का प्रेशर है, जो हमारे माहौल का प्रेशर है। हमारे इर्द गिर्द हर वक्त एक प्रेशर हवा का कायम रहता है और खला में ये जीरो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन के ऊपर आप और बुलंदी पे चलते जाते हैं तो हवा का प्रेशर कम होता जाता है। आप सतह समंदर पे होते हैं तो मैक्सिमम हवा का प्रेशर होता है तकरीबन 14 PSI के बराबर होता है। तो जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं जहां हवा का प्रेशर कम होता है तो उसका वजन में भी कमी आती है। तो इस वजह से, और डेंसिटी इन दोनों चीजों का कि टेम्परेचर और प्रेशर से हवा की जो मोटा या पतला होने में फर्क आएगा वो इन दो सेंसर से मेजर किया जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद जब ये मालूम हो गया है आपको, इसका मतलब है आपको एयर वॉल्यूम मालूम है, आपको हवा की डेंसिटी इन दो सेंसर से मालूम हो गई है, तो आपको पता चल गया कि इस वक्त गाड़ी के अंदर कितना हवा का वजन है। जब हवा का वजन पता चल गया है तो फिर उसके बाद कंप्यूटर ने जो फ्यूल सप्लाई करनी है कि कितना फ्यूल भेजना है, तो वो इंजेक्टर्स जो हैं हमारे, जो फ्यूल स्प्रे करते हैं इंजन के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं पल्स विड्थ। तो पल्स विड्थ जो है ना वो ये होता है कि कितने टाइम के लिए इंजेक्टर खुलेगा। इसको मजीद हम आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिकल साइड पे जाएंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी से कि ये क्या चीज होती है। तो वो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो कितने टाइम के लिए इंजेक्टर को खोलेगा, और कंप्यूटर के अंदर ये एल्गोरिदम होता है कि वो इतने टाइम के लिए खोलेगा तो इसका मतलब है इतने वजन का फ्यूल जाएगा इंजन के अंदर। तो इस वजह से वो इसको मिली सेकेंड के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन करता है, फिर ऑफ कर देता है, फिर ऑन करता है, फिर ऑफ करता है। तो इस सिस्टम में ECU इनटेक के प्रेशर, और अब इनटेक के अंदर जो अब बैरोमीट्रिक सिस्टम है, ये स्पीड डेंसिटी सिस्टम है, उसको कंप्लीट प्रेशर IAT बैरोमीटर अवेलेबल है उसके पास। तो साथ में वो देखता है कि इंजन RPM। तो इन दो चीजों, इन तीन चार चीजों के साथ वो मालूम करता है कि इंजन के ऊपर लोड कितना पड़ रहा है, यानी कि हवा का वजन और इंजन के RPM, इनके साथ उसको पता चलता है इंजन के ऊपर लोड कितना पड़ रहा है। अब लोड कैलकुलेट करने के बाद वो फ्यूल की मिकदार का फैसला करता है। फ्यूल की मिकदार लोड कैलकुलेशन के ऊपर आती है। अगर आपने वेबिनार 2 देखा हो तो उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि इंजन लोड, जो कैलकुलेटेड इंजन लोड होता है, इंजन CLV कैलकुलेटेड लोड वैल्यू जिसको कह लें, या इंजन कैलकुलेटेड लोड कह लें, वो इस तरह से हो रहा है। अब जब वो मालूम हो जाता है तो फिर इंजेक्टर पल्स विड्थ आपको मालूम हो जाती है। ये उसका फार्मूला है कि इंजेक्टर पल्स विड्थ बराबर है वॉल्यूम वॉल्यूम एयर वॉल्यूम इनटू मैप की जो रीडिंग है, जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है, उसको डिवाइड किया है, फिर मल्टीप्लाई किया RPM डिवाइडेड बाय इस गाड़ी के मैक्सिमम RPM कहां तक जा सकते हैं। ये सारी चीजें उसको हवा का वजन प्लस उसको उस वक्त के RPM दे रही हैं कि RPM कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जी मैक्सिमम RPM इस इंजन के कितने हैं। तो इस तरह से इंजेक्टर पल्स विड्थ उसको मालूम हो जाती है। ये बेस लाइन इंजेक्टर पल्स विड्थ होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इस फार्मूले से जो इंजेक्टर पल्स विड्थ मालूम होती है उसको फिर फर्दर रिफाइन करता है। उसमें फिर TP सेंसर की भी इनपुट आती है कि जो थ्रॉटल खोला गया वो कितना खोला गया है, और इंजन का जो टेम्परेचर है वो कूलेंट के थ्रू मालूम होता है। तो इंजन का टेम्परेचर इस वक्त क्या है, इसको जब हम आगे इग्निशन में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंजन के टेम्परेचर बढ़ने कम होने से इंजेक्टर पल्स का क्या ताल्लुक बनता है। IAT को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन चीजों को लेके इसको फर्दर रिफाइन करता है और उसके साथ फिर फीडबैक लेता है कि एग्जॉस्ट जो है ना जो जा रहा है वो रिच है कि लीन है। तो क्या क्या वो 14.7 रेशो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर वो ऑक्सीजन सेंसर से मदद लेता है। उसमें फिर एक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बनती है और एक लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बनती है, जो कि जिसको लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को हम कहते हैं ECU की यादाश्त, कि ECU उसको मेमोरी में याद रखता है और ऑक्सीजन सेंसर से वो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इन सारी चीजों से इस इंजेक्टर पल्स को मजीद रिफाइन करता है जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये आपका स्पीड डेंसिटी सिस्टम है। इसके ऊपर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वेलकम। अगर कोई चीज ऐसी है जो आप समझते हो कि जी मिस हो गई है, कोई बात नहीं हुई,
तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं इसको देख लूं। जी सर, ओके, ठीक है। चलें, तो इससे फिर हम आगे चलते हैं। एयर मैस सिस्टम। अब एयर मैस सिस्टम वाली वो गाड़ियां हैं जिनके अंदर मैस एयर फ्लो सेंसर लगा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो एयर की मेजरमेंट कर रही हैं, हवा की पैमाइश कर रही हैं जो इंजन के अंदर जा रही है, उस ये एयर मैस सिस्टम वाली गाड़ियां हैं। तो अब इसमें सिर्फ इसमें हवा का मालूम करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। मैप वाले में तो वो उसके पास इनटेक पूरी की जो है ना वॉल्यूम मालूम होती है, इसमें उसकी जरूरत नहीं होती। इसमें यह होता है कि जहां पे मैस एयर फ्लो सेंसर लगा होता है, जिस जगह के ऊपर फिल्टर के फौरन बाद एक पाइप के अंदर या डक्ट के अंदर, उस डक्ट का एक मखसूस जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया राउंड होता है, उस एरिया उसको मालूम होता है और वो फिक्स होता है जिसके अंदर सेंसर लगा होता है। तो उस फिक्स एरिया से बेसिकली ये सेंसर उसको देता है हवा की स्पीड जो गुजर रही होती है उस एरिया के बीच में से, उस सेंसर के सामने से वो इसकी स्पीड को लेता है, और उस स्पीड को क्या करता है, इस हवा का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस जगह का, उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो उसको एयर वॉल्यूम मिल जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस जगह का, इस फॉर्मूले को देखें अगर आप, और मल्टीप्लाई है जो हवा की वेलोसिटी है। जो मैस एयर फ्लो सेंसर है वो मैस नहीं मालूम कर रहा होता, मैस बेसिकली वजन होता है हवा का, वो एयर की वेलोसिटी मालूम कर रहा होता है। तो एयर वेलोसिटी को फिर चूंकि उस डक्ट के का क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्यूटर के पास मालूम होता है, तो उससे उसको एयर का वॉल्यूम मालूम हो जाता है। जो मैप वाले केस में, स्पीड डेंसिटी वाले केस में उसको पूरी इनटेक का वॉल्यूम मालूम होता है, इस केस में उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम होता है, और सेंसर उसको एयर वेलोसिटी भेजता है जिससे एयर का वॉल्यूम मालूम हो जाता है। अब वो आ जाता है, जब वॉल्यूम मालूम हो गया तो अगली चीज होती है डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए मैंने जैसे बात की थी कि उसके लिए उसको मैप सेंसर की रीडिंग चाहिए, इनलेट एयर टेम्परेचर चाहिए कि हवा गर्म है कि ठंडी है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, और बैरोमीट्रिक प्रेशर की गाड़ी कितनी बुलंदी के ऊपर चल रही है, यानी कि क्या वो सतह समंदर वाले इलाके पे है या पहाड़ी इलाके में चल रही है। तो पहाड़ी इलाका कम बुलंदी वाला है या ज्यादा बुलंदी वाला है, तो उसी हिसाब से वहां पे प्रेशर होता है। तो उसका प्रेशर जब मालूम होगा तो फिर वो क्या करेगा कि वो एयर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराएगा हवा की डेंसिटी के साथ, तो उसको हवा का वजन मालूम हो जाएगा। और फिर उसमें फिर क्या करता है कि ईसीयू जो हवा का वजन है उसको इंजन आरपीएम की मदद से इंजन लोड कैलकुलेट करता है, और लोड कैलकुलेट करके तो वो इंजेक्टर पल्स विड्थ उसकी डिफाइन कर देता है। तो उसके पास ये मालूम होता है कि जी इतने इतने लोड के ऊपर मैंने इंजेक्टर पल्स इतनी रखनी है, उसके अंदर टेबल अवेलेबल होते हैं, उन टेबल से वो वैल्यू देखता है और वो वैल्यू के मुताबिक इंजेक्टर को ऑन या ऑफ कराता है। फिर ईसीयू अगेन इसको फिर रिफाइन करता है इस बेस लाइन इंजेक्टर पल्स विड्थ को, जिसमें वो टीपी सेंसर की इनपुट लेता है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर लेता है, आईएटी जिसकी और ऑक्सीजन सेंसर और फ्यूल ट्रिम्स को वो बीच में लेता है, और इस जो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की होती है उसको मजीद करेक्ट करता है और रिफाइन करता है, जिससे आपकी फ्यूल माइलेज बेहतर हो जाती है। तो ये मेन क्या है, उधर प्रेशर मालूम किया, सेंसर प्रेशर मालूम करता है इनटेक का, इधर एयर मैस सिस्टम में मैस एयर फ्लो हवा की वेलोसिटी मालूम करता है, और हवा की वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से जरब देता है, और वहां पे इनटेक मैनिफोल्ड पूरी के वॉल्यूम को वो जरब देता है उसके साथ। सॉरी, जो ये एयर का प्रेशर वहां पे गुजर रहा होता है। तो अब आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये चीज होगी हवा की मेजरमेंट, और वो हमने डायग्राम देखी थी कि हवा में एक चीज थी हवा की पैमाइश, दूसरी थी इंजन की मैकेनिकल हालत। अगर इंजन की मैकेनिकल हालत में जो भी फर्क आएगा उससे हवा के सिस्टम में फर्क आएगा। रिंग पिस्टन अगर कमजोर होते हैं, रिंग पिस्टन ये पिस्टन है और यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर के इसमें रिंग नजर आ रहे हैं, अगर ये कमजोर हैं तो क्या होगा, उसके बायस ना सिर्फ इंजन की हवा को सक करने की, जब ये इनटेक स्ट्रोक लेगा, अगर यहाँ पे गैप होंगे, खराब होंगे, कमजोर होंगे, तो गैप होगा बेसिकली, तो ये हवा को सक नहीं अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो इसका मतलब है इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम, वो भी कम बनेगा। और साथ में जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक पे आएगा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक पे चूंकि इनटेक ये रिंग पिस्टन वीक है, तो आपका कंप्रेशन लॉस हो जाएगा इधर से आपके क्रैंक केस के अंदर, तो उसकी वजह से आपका कंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। जब कंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा तो बर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, और ना ही वो इंजन बर्निंग के बाद पावर स्ट्रोक में कोई अच्छी पावर प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है जी।
तो इस तरह के केस में क्या होगा, अगर आपके पास मैप वाली गाड़ी है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर वाली गाड़ी है, स्पीड डेंसिटी सिस्टम वाली गाड़ी है, तो उसमें आपको एब्सोल्यूट जो प्रेशर है मैप सेंसर की जो रीडिंग है वो बढ़ी हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि रिंग पिस्टन कमजोर है, कंप्रेस, और जब उसकी सक्शन की ताकत जो है ना कम होगी, तो जब कम होगी तो नेगेटिव प्रेशर कम बनेगा, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो नेगेटिव का थोड़ा उलट होता है, वो जीरो से शुरू होता है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो इन्वायरमेंटल प्रेशर के पास पास पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर की आपको आइडल आरपीएम पे वैल्यू ज्यादा नजर आएगी। तो इसी वजह से इंजन की एफिशिएंसी में भी कमी आती है और इंजन की फ्यूल माइलेज भी खराब होती है। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, दैट इज ग्रेट। अब इनटेक और एग्जॉस्ट जो वेल्व्स होते हैं, ये वेल्व्स, ये वाले, ये एग्जॉस्ट का वेल्व है और ये इनटेक का वेल्व है। तो वेल्व में मैकेनिकल मसाइल, मसलन वाल्व सीट का खराब होना, ये यहाँ पे आके सीट हो रहा है, ये जो ये वाला पोर्शन अगर आपको नजर आ रहा है, तो अगर ये सीट खराब होगी तो क्या होगा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा मिसाल के तौर पे, तो इस सीट से कंप्रेशन लॉस इधर भी हो जाएगा अगर ये खराब होगा। अगर ये वाला खराब होगा और वेयर ऑफ हो चुका होगा और सीलिंग प्रॉपर नहीं दे रहा होगा, तो ये इनटेक की तरफ उसका स्ट्रोक, उस कंप्रेशन लॉस होगा, तो कंप्रेशन लॉस के मसाइल पैदा होंगे। वॉल्व की यहाँ पे गाइड्स होती हैं इस जगह के ऊपर, दोनों वेल्व्स की, अगर ये खराब होंगी तो फिर ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और उसके बाद वाल्व स्प्रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसके ओपनिंग क्लोजिंग में मसला आएगा, और इधर से फिर ऑयल सीप करता है। जब ये वेल्व गाइड खराब हो जाती है तो ऑयल सीप करता है, स्प्रिंग खराब होगा तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम पे नहीं होंगी, अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं होंगी, डिलेज आएंगे, या ज्यादा जल्दी या डिले आएगा तो उसकी वजह से कंप्रेशन लॉसेस भी हो सकते हैं। और स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट है, मिसाल के तौर पे एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, इनटेक में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर टैपेट्स की एडजस्टमेंट, अगर ये जो टैपेट्स की एडजस्टमेंट यहाँ पे जो आते हैं, जिन गाड़ियों की एडजस्टमेंट का सिस्टम होता है, यहाँ पे उस तरह का वो नजर नहीं आ रहा, तो अगर वो एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगी, इनका ये लोब का और इसके बीच का गैप है बेसिकली, वो गैप सही एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो फिर ऑब्वियसली ये खुलेंगे सही तरीके से नहीं, और या बंद सही तरीके से नहीं होंगे, तो उस वजह से कंप्रेशन लॉसेस के मसाइल आते हैं। और भी प्रॉब्लम आते हैं, एग्जॉस्ट में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, इनटेक में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, रुकावट आ सकती है, तो उसकी वजह से आपके इंजन की परफॉर्मेंस खराब होती है। फिर कैम शाफ्ट की टाइमिंग आउट होना, ये जो कैम शाफ्ट घूम रही है पूरी की पूरी, इसकी अगर टाइमिंग सही नहीं है तो हम सबको पता है कि उससे इंजन के अंदर काफी ज्यादा मसाइल आ सकते हैं, और काफी बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं, इंजन स्टार्ट नहीं होता, कंप्रेशन लॉसेज आ जाते हैं। एक ऐसा केस हुआ, जो मैंने एक वीडियो देखी, जो मैं बल्कि बताऊंगा, जो डायग्नोज फर्स्ट वाले भाई हैं, रजा भाई हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी, बड़ा बड़ा क्लासिकल उन्होंने प्रॉब्लम, उसकी वीडियो डाली हुई उनके चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गाड़ी आ रही है, उनके पास गाड़ी स्टार्ट है, और इनटेक साइड से जो ना एग्जॉस्ट निकल रहा है, और जो एग्जॉस्ट साइड है वहां से सक्शन हो रही है। विल यू बिलीव, उसका मेन क्या था कि जी उस इंजन की जो ना टाइमिंग किसी ने एडजस्ट की थी, गलत एडजस्ट हो गई, तो जिस टाइम पे ऊपर एग्जॉस्ट के वाल्व को ओपन होना चाहिए था, उस टाइम पे इनटेक का वाल्व ओपन हो रहा था, और जिस टाइम पे इनटेक का वाल्व ओपन होना चाहिए था उस वक्त एग्जॉस्ट, तो टोटल सिस्टम ही उलट हो गया। वो एग्जॉस्ट सैलेंसर से उन्होंने बकायदा वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है कि उन्होंने हाथ रखते हैं या वो कपड़ा या रुमाल रखते हैं तो वो सक करता है उसको, और इनटेक पे आप जो थ्रॉटल बॉडी है उसको खोला है तो उधर से स्मोक आ रहा है। तो कैम शाफ्ट की टाइमिंग बहुत बड़े मसाइल क्रिएट कर सकती है जी। तीसरी चीज हमने हवा वाली उस स्लाइड के अंदर हमने देखी थी, फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ इंजन, ईएफआई या ऑटोमोटिव इंजन की, उसमें था इनटेक एग्जॉस्ट ब्रीदेबिलिटी की बात हुई थी। हवा का फिल्टर अगर ब्लॉक होगा तो एयर अच्छे तरीके से नहीं आएगी, तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी एग्जॉस्ट ब्लॉक होगी तो उसमें रिस्ट्रिक्शन जब आएगी एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट को निकालने के लिए इंजन को एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ एक तो एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगी, उसको जोर लगाना पड़ेगा, उस पर लोड आएगा। दूसरा ये है कि जब एग्जॉस्ट बाहर नहीं जा रही होगी सही तरीके से, तो फिर इनटेक का स्ट्रोक भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, और साथ में यहाँ पे ईजीआर का काइंड ऑफ इफेक्ट भी आएगा, तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी डाउन होगा सिलेंडर का, और भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, हवा का फिल्टर ब्लॉक होना, एयर इनटेक और थ्रॉटल बॉडी का कार्बन या ऑयल की वजह से ब्लॉक होना। थ्रॉटल बॉडी आइडल पे आपको पता है कि उसका फ्लैपर हल्का सा खुला होता है, वहां पे कार्बन या ऑयल आ जाए
तो ऑब्वियसली उसमें हवा जाने के मसाइल होंगे, और इसी तरह से उस बड़ा उसका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, तो इवन जो इंजन है वो अंडर पार भी हो जाता है क्योंकि हवा प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही होती है। इनटेक वेल्व के ऊपर अगर यहाँ इस जगह के ऊपर कार्बन या स्लज आ जाए, ऑयल यहाँ पे सीप कर रहा है इन गाइड वेल्व की वजह से, और यहाँ पे स्लज आ जाता है और फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंटामिनेशन की वजह से यहाँ पे स्लज बन जाता है, तो उस पे होता क्या है, तो फिर इनकी एग्जॉस्ट और इनटेक की जो एंट्री और एग्जिट है उसमें प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस के मसाइल आते हैं। फिर एग्जॉस्ट का रास्ता ब्लॉक होना, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का ब्लॉक होना, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। ये ऐसे अवामिल हैं जो इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस के अखराज में मसाइल पैदा करते हैं और ना सिर्फ इंजन की ब्रीदेबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। याद रखिए कि इंजन एक एयर पंप है, और अगर एयर उसमें से खारिज नहीं हो सकेगी तो एयर पंप का पर्पज ही जो है ना उसका उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बल्कि इंजन पे खाम खा का लोड भी डालते हैं, जिससे फ्यूल की खपत के मसाइल पैदा होते हैं, फ्यूल माइलेज के मसाइल पैदा होते हैं। इंजन की मैकेनिकल हालत अगर ठीक नहीं हो, जैसा अब हमने लास्ट उसमें स्लाइड पे डिस्कस किया था, कैम शाफ्ट की टाइमिंग के मसाइल जो है ना उसमें उससे भी इंजन की ब्रीदेबिलिटी के मसाइल आ सकते हैं। तो अब आप इस डायग्राम को आके देखें, तो यहाँ पे देखें हमने क्या जिक्र किया था कि एन ऑटोमोटिव इंजन वर्किंग की बुनियादें तीन चीजों पे हैं, जिसपे हमने पहली चीज को डिस्कस किया, वो है हवा का सिस्टम। हवा के सिस्टम में ठीक हवा की पैमाइश, हमें अब आई होप कि हमें इसका क्लियर अंदाजा हो चुका हुआ है। फिर इंजन की मैकेनिकल हालत, इसकी भी हमने बात कर ली, और हवा की जो सिस्टम का ब्रीदेबिलिटी है, इनटेक और एग्जॉस्ट का ठीक होना। तो ये सारी चीजें मिलके यहाँ पे इसकी बुनियाद बन रहे हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर, इसमें एक और आपने जैसे टाइमिंग सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी आप बोलिए। जैसे कि टाइमिंग जब आउट होगी हो, उसका एक और बड़ा नुकसान होता है कि जो उनसे उसके हेड के ऊपर बॉल लगे होते हैं वो पिस्टन के साथ टकरा जाते हैं और पिस्टन भी क्रैक हो जाते हैं, और ये बड़ा एक मसला होता है टाइमिंग आउट की वजह से। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और इवन यानी कि डैमेज हो सकते हैं जो वेल्व्स हैं। ये दोस्त ये बता रहे हैं, अगर टाइमिंग गलत होगी, अब ये टॉप डेड सेंटर पे आया और ये उस वक्त ओपन हुआ हुआ है, तो फिर ये इसको खराब कर देगा और इसको डैमेज कर देगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, वो हम मसाइल इनटेक और एग्जॉस्ट वाल के मसाइल पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि वो अगर वाल टेढ़े हो जाए फिर भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। वाल्व क्या हो जाए? वाल टेढ़े हो जाए मतलब कि जी टाइमिंग जी, जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 है, ठीक है। वेल्व अगर टेढ़े होंगे तो इवन बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। कैम शाफ्ट, ये जो आपकी टैपेट्स हैं वो अपना काम नहीं कर सकेंगी अगर उनकी लेंथ कम हो जाती है मिसाल के तौर पे, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक कह रहे हैं। एनीथिंग एल्स जी? अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। सवाल है, हवा की पैमाइश के लिए मैफ या मैप सेंसर के अलावा आईएटी, ईसीटी और टीपी सेंसर जरूरी हैं। सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं, हवा की पैमाइश के लिए मैप मैप सेंसर के अलावा आईएटी, ईसीटी और टीपी सेंसर जरूरी हैं। ये सही है कि गलत है? सही है ये। सही है। हाँ जी, कोई और जो गलत इसको कहता हो? सही है सर। सारे भाई सही वाले हैं? तो ऐसा नहीं है जी। हवा की पैमाइश, हवा में क्या चीज चाहिए आपको? हवा का वॉल्यूम और डेंसिटी चाहिए। हवा का वॉल्यूम मैप सेंसर के साथ उसकी ज्योमेट्री, और फिर आईएटी उसको हवा का टेम्परेचर चाहिए कि हवा गर्म है कि ठंडी है, और अगली चीज क्या चाहिए उसको? ये चाहिए कि इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना है। तो ईसीटी प्रेशर दे रहा है, टीपी सेंसर को प्रेशर दे रहा है? हाँ जी। लेकिन उसके जितने उसका फ्लैपर खुला होगा पोजीशन तो उसकी उसको आप पता आप थोड़ा दोबारा बोलेंगे?
थ्रोटल का जब जितना पैडल खुला होगा इंजन को पता चलेगा इतनी इसको मकदार चाहिए, तो वो डिटेक्ट अच्छा, करके समहाउ ना मेरा आज को माइक का इशू है या नॉइज आ रही है आपके माइक में, आई डोंट नो, आपकी साइड पे प्रॉब्लम है या मेरी साइड पे प्रॉब्लम है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आज इंटरनेट पे काफ़ी इशू है हमारे लिए। ये कोई और इसका अगर आवाज समझ आई है तो कोई और रिपीट कर देगा। कोई और दोस्त इस चीज को रिपीट कर देगा जी। मैं ऑडिबल हूं जी, मेरी आवाज आ रही है। जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज में कोई मसला है। मेरी आवाज में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, उस दोस्त के आवाज में अच्छा, प्रॉब्लम है जो जरियाब सवाल आपके करता है। माइक में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि हवा की जो पैमाइश है उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। मैंने जो फार्मूला आपको दिखाया है पीछे, कि हवा का वजन, हवा की पैमाइश में हवा का वजन चाहिए, हवा का वॉल्यूम चाहिए उसके लिए, और हवा की डेंसिटी। हवा का वॉल्यूम जो है ना, मैप सेंसर की रीडिंग और साथ में उसकी ज्योमेट्री, यानी कि उसके जो इनटेक की वॉल्यूम है उससे मालूम होता है। और फिर उसको डेंसिटी के लिए आईएटी चाहिए, हवा कितनी गर्म है, और हवा जो गाड़ी है वो कितनी बुलंदी पे है, क्योंकि बुलंदी के साथ हवा हल्की होती जाती है, बैरोमीट्रिक प्रेशर कम होता है, तो हवा का वजन भी कम होता जाता है, उसमें डेंसिटी कम होती जाती है। तो हवा ठंडी है गर्म है ये पता होना जरूरी है, जिसके लिए आईएटी चाहिए। और आपके इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना है, क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रेशर के साथ हवा की डेंसिटी का ताल्लुक है, कि वो कम या ज्यादा, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ती जाती है, बैरोमीट्रिक प्रेशर कम होता जाता है और हवा की डेंसिटी भी कम होती जाती है उसकी वजह से। तो इस वजह से ये जो सवाल है इसमें मैफ या मैप सेंसर के अलावा आईएटी और आपको बैरोमीट्रिक प्रेशर चाहिए, ये दो चीजें नहीं चाहिए, तो ये गलत है। आगे चलते हैं जी। अगला हमारा सिस्टम है ईएफआई इंजन इग्निशन सिस्टम। यहाँ पे एक टिपिकल सा सिस्टम दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक ईसीएम है और ईसीएम में ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि ड्राइवर है। इस साइड पे ग्राउंड आपको नजर आ रहा है और इस साइड के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर की लाइन है जो इधर से आते हुए इस कॉइल से होते हुए इस रजिस्टर के साथ इस ट्रांजिस्टर ने ग्राउंड थ्रू करना है। तो इसमें इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसको बैटरी या अल्टरनेटर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और इसका ग्राउंड बेसिकली जो है ना इस पीसीएम कंट्रोल कर रहा होता है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं ईसीएम को, इसीलिए यहाँ पे पीसीएम ईसीएम पीसीएम का लफ्ज आपने सुना होगा, तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये प्राइमरी कॉइल है और इसमें ये बेसिकली जो स्पार्क कराता है वो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे कराता है, वोल्टेज इंडक्टेंस के। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ईएफआई गाड़ियों में इंजन इग्निशन सिस्टम में ईसीयू ने 3 काम करने होते हैं। पहला काम स्पार्क कराना, दूसरा स्पार्क ड्वेल टाइम को डिसाइड करना, तीसरा स्पार्क कराने की टाइमिंग या यानी स्पार्क इग्निशन एडवांस को डिसाइड करना। तो जो इग्निशन सिस्टम है उसने कराना ये है कि प्राइमरी कॉइल में करंट छोड़ना है, और जब वो करंट छोड़ेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर वो बंद करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगी या खत्म होगी। तो जब ये बंद खुलती है बंद होती है तो इसके साथ एक और कॉइल पड़ी है जिसका इसके साथ फिजिकली कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके बंद होने या उसके ऑन या ऑफ होने की वजह से, बनने और बंद होने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगी, जिसको इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, इस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उस वो डिपेंड करती है कि ये कॉइल कितनी बड़ी है, इसमें टर्न कितने हैं, इसमें फेरे कितने हैं, चक्कर कितने हैं वायर के, उस पर डिपेंड करेगी। तो जितनी ये ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज, इधर फॉर एग्जांपल 14 वोल्ट आ रहे थे, ऑन ऑफ हो रहे थे, तो यहाँ पे ये 1000 तक चली जाती है, 2000 तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस टर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो फिर स्पार्क प्लग में आता है वो करंट, वो इतनी इंस्टेंटेनियस अचानक वो वोल्टेज बिल्डअप होती है इतनी ज्यादा, और फिर यहाँ पे वो स्पार्क इधर गैप होता है तो वो वोल्टेज फिर यहाँ पे करंट जब फ्लो करता है इस इलेक्ट्रोड के साथ जो कि ग्राउंड वाला इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे स्पार्क जंप कर जाता है। ये तो एक सिंपल सा मैं उसका बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है।
तो स्पार्क कराना इस मकसद के लिए EFI गाड़ियों में अमूमी तौर पे कॉयल ऑन प्लग COP जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ जो गाड़ियां जनरली हैं जिनके ऊपर प्लग के ऊपर ही कॉयल लगी होती है, हर प्लग के ऊपर, हर सिलेंडर के ऊपर, तो कॉयल ऑन प्लग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो कि इंजन की जरूरत के मुताबिक स्पार्क प्लग में हाई वोल्टेज की मदद से स्पार्क पैदा करती है। और हाई वोल्टेज कहां से आती है? ये सेकेंडरी कॉयल की वजह से आती है। और ये काम सेकेंडरी कॉयल में इंडक्टेंस के अमल से प्राइमरी कॉयल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के फैलने और सिकुड़ने से लिया जाता है। कि प्राइमरी फील्ड फैलने सिकुड़ने का मतलब ये है कि वो जब ऑफ करता है तो वो सिकुड़ती है, यानी कि खत्म होना की तरफ जाती है, और जब ऑन करता है तो फैलती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल बनना शुरू हो जाती है। और स्पार्क ड्वेल टाइम क्या है? स्पार्क ड्वेल टाइम ये है कि ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि उसने प्राइमरी कॉइल में कितनी देर के लिए इसको एनर्जाइज कराना है या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो ये जो टाइम की डिसीजन है कि जी वो फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकंड के लिए करना है, उसने 2 मिली सेकंड के लिए करना है, तो इसको कहते हैं हम स्पार्क ड्वेल टाइम। अगर वो कम करेगा तो ये कम देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अभी पूरी तरह से फैली नहीं होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो भी कम होगी और स्पार्क हल्का होगा। अगली चीज है कि इग्निशन सिस्टम ने स्पार्क या इग्निशन एडवांस का जो टाइम है वो डिसाइड करना होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सिलेंडर में अच्छी बर्निंग और इंजन का अच्छा टार्क पैदा करने के लिए स्पार्क का टाइम पे होना जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि वहां पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा हो और यहाँ पे स्पार्क उस वक्त हो रहा हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर ही नहीं होगा। और इस टाइमिंग स्पार्क का टाइम पे होना जरूरी है। और इस टाइमिंग के टेबल को इंजीनियर्स हर किस्म के इंजन के लिए बड़ी महारत से तजर्बात के जरिए इंजन से ली जाने वाली ताकत, इमिशन जो कि जहरीली गैसेज होती हैं, नुकसानदेह गैसेज होती हैं, और फ्यूल की जो माइलेज है फ्यूल की खपत के हिसाब से फाइनल करते हैं। तो वो तजर्बात करते हैं हर इंजन के हिसाब से और फिर एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर कुछ दो, हम आगे चल के देखते हैं, 2 पैरामीटर को देखते हुए कंप्यूटर देखता है और फिर वहां पे देखता है कि अब मैंने यहाँ पे कितनी टाइमिंग, कितना एडवांस इसको रखना है। अब एडवांस क्या होता है इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। स्पार्क एडवांस का मतलब यह है कि सिस्टम पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से कितना पहले स्पार्क कराता है। इसको यहां पे हम देख लेते हैं कि ये टॉप डेड सेंटर, ये पिस्टन है, ये टॉप डेड सेंटर है। तो ये टॉप डेड सेंटर से पहले पहुंचने से पहले स्पार्क कराता है इंजन, और उसको हम कहते हैं कि इतने डिग्री पहले कराया है। तो ये जो पहले कराता है उसकी वजह ये होती है कि अब ये पूरे एयर फ्यूल मिक्सचर ने जो आग पकड़नी है अच्छे तरीके से, उसमें कुछ मिली सेकेंड लगने हैं। तो डिजायर्ड ये होता है कि जब ये टॉप डेड सेंटर से थोड़ा सा आगे पहुंच रहा हो तो उस वक्त मुकम्मल बर्निंग हो चुकी हो, ताकि हमें मैक्सिमम पावर मिले। तो इस मकसद के लिए ECU मुख्तलिफ सेंसर की इनपुट्स को लेते हुए, अब ये जो स्पार्क एडवांस उसने डिसाइड करना है उसके लिए वो मुख्तलिफ सेंसर की इनपुट्स को लेता है, फिर एक एल्गोरिदम की मदद से, जिसको अभी हम देखेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, हर लम्हे ये फैसला, हर वक्त ये फैसला कर रहा होता है, हर वक्त वो देख रहा होता है, इनपुट्स को भी देख रहा होता है, एल्गोरिदम को भी इसकी मदद से फैसला हर वक्त कर रहा होता है। इसी वजह से स्पार्क एडवांस का पैरामीटर अगर आप स्कैनर के अंदर देखें तो वो अप डाउन हो रहा होता है। ये फैसला कर रहा होता है कि इसलिए में स्पार्क एडवांस होना चाहिए या रिटार्ड होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, और स्पार्क कितने डिग्री पे होना चाहिए इस मकसद के लिए। और जो डिग्री डिसाइड करनी है उस मकसद के लिए वो पहले से जो ट्यून शुदा जो टेबल इंजीनियर्स ने बनाई होती है और उसके अंदर फीड होती है उसकी मदद लेता है। अब यहाँ पे ये वो मैं पीछे चला गया था, इधर अवेलेबल थी, मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इग्निशन टाइम इस साइड पे है कि एडवांस इस तरफ जाता है और रिटार्ड इस तरफ जाता है। वो कहता है कि इंजन लोड और इंजन स्पीड ये दो चीजें मुस्तकिल हैं, अगर आप इनको कांस्टेंट रखें यहाँ पे, तो वो कहता है जी अगर आप एक एक ही इंजन लोड है और एक ही स्पीड है, इंजन की RPM सेम है, एक ही जगह पे कांस्टेंट है, तो उस वक्त ये चार्ट बनाया गया है और उसमें ये बताया गया है कि अगर आप रिटार्ड करेंगे टाइमिंग को, यानी कि टॉप डेड सेंटर ऊपर पहुंच गया है या उससे भी आगे चल रहा है, पावर स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, उस वक्त अगर आप कराएंगे मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या होगा, इंजन की ताकत इस जगह के अगर आप कराएंगे तो इंजन की ताकत कम होगी और इंजन की खपत की कदर तो ये ज्यादा है। इधर आप देखें, इधर कम इधर ज्यादा, ताकत कम मिल रही है, इंजन की खपत ज्यादा मिलती है। अब मैं इग्निशन को थोड़ा यहाँ पे एडवांस करता हूं तो क्या होगा, इंजन की ताकत, इधर की जो खपत है वो यहाँ पे कम होगी इधर की निस्बत,
लेकिन साथ में ताकत मेरी मुझे यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। अब ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे इग्निशन टाइम अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे इंजन की खपत कम से कम है, और इंजन की जो ताकत है, जो टॉर्क वो दे रहा है, वो सबसे ज्यादा दे रहा है। तो आइडल के ऊपर जनरली हम कहते हैं कि 5 से 15 डिग्री का एडवांस होता है, या 5 से 10 डिग्री का एडवांस होता है, तो वो इतना होना चाहिए। तो इस वजह से अगर एडवांस ज्यादा हो जाए तो फिर आप नॉकिंग की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप कम की तरफ चले, इंजन की खपत ज्यादा हो जाएगी, फ्यूल माइलेज खराब हो जाएगी, आपको टॉर्क भी कम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे कन्वेंशनल बगैर ईएफआई वाले कार्बोरेटर सिस्टम वाले जो इंजन थे, उसमें जो इग्निशन टाइमिंग रखी जाती थी, उसकी वजह से जो नॉक होता था वो बहुत, जो मैक्सिमम जहां पे नॉक होना शुरू होता है उससे काफी नीचे टाइमिंग को इस तरह से रखा जाता है, इतना एडवांस नहीं करा पाते थे, तो वो नीचे ही होता है। लेकिन ईएफआई की वजह से, सेंसर्स की वजह से क्या होता है कि आप एंगल एडवांस मैक्सिमम करा लाते हैं, इस हद तक करा लेते हैं कि उसके बाद अगर थोड़ा सा भी एडवांस और हो तो नॉकिंग शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, वहां पे उन्होंने नॉक सेंसर लगा दिए, जिसकी वजह से वो एंगल का जो इग्निशन एडवांस है उसको मैक्सिमम ले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले, और फ्यूल माइलेज, जो खपत है फ्यूल की, जो फ्यूल कंजम्पशन है, वो कम से कम हो। अब इसमें एक और कंसीडरेशन भी है, वो ये है कि इग्निशन टाइमिंग के एडवांस करने से, अगर ज़्यादा एडवांस करते हैं तो कंजम्पशन एक हद तक तो कम जाएगी, लेकिन मजीद एडवांस करने के ऊपर क्या होगा, आपकी कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप नॉक रेंज में दाखिल हो सकते हैं। और साथ में क्या होगा, आपकी जो नॉक्स है, जो गैस है, जो कि बड़ी जहरीली गैस होती है, आगे मिशन कंट्रोल में हम देखेंगे, उसमें इजाफा होता जाएगा, जो प्रोड्यूस होगी एग्जॉस्ट के अंदर, हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस होंगे एग्जॉस्ट के अंदर वो ज्यादा होंगे। जो सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ सेम रहती है, भले इग्निशन टाइमिंग कुछ भी हो। तो इग्निशन टाइमिंग ना सिर्फ आपके फ्यूल कंजम्पशन को इफेक्ट करती है, फ्यूल आपके इंजन के टार को इफेक्ट करती है, आपके इंजन के अंदर नॉकिंग को इफेक्ट करती है, और आपकी जो इमिशंस होती है एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर, नुकसानदेह जो गैसेस होता है, उनकी इमिशंस में भी ये फर्क डालती है। तो इस वजह से इग्निशन टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी दोस्त का कोई सवाल? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर। चलें, ग्रेट हो गया जी। अब ये जो जो टेबल में बात कर रहा था कि इंजीनियर्स तजर्बात के साथ जब इंजन बनाया जाता है फर्स्ट टाइम, तो तजर्बात के साथ फिर उसकी टेबल डिजाइन करते हैं कि जी अगर इंजन के ऊपर लोड, अब आई होप हमें लोड की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोड और उस लोड के ऊपर इस वक्त इंजन के आरपीएम कितने हैं, इन दो चीजों को वो कंप्यूटर जो है ना इनपुट ले रहा होता है। और लोड के लिए आपको पता है, आपको हवा का वजन भी चाहिए होता है लोड के लिए, टीपी सेंसर की इनपुट भी चाहिए, इनलेट इंजन का टेम्परेचर भी चाहिए, और बाकी सारी चीजें जो हवा के वजन के लिए चाहिए वो तो इनपुट चाहिए चाहिए। तो ये सारी इनपुट बेसिकली लोड में हेल्प करती हैं, और फिर उस लोड के ऊपर इंजन के आरपीएम किया है, तो उस पे फिर वो इग्निशन एडवांस की इस तरह के टेबल से वो वैल्यू उठाता है कंप्यूटर, जो कि हमें नजर नहीं आती। ठीक है जी, तो ये वो टेबल है। अब हम देखते हैं कि इग्निशन एडवांस का एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम ये है कि जी जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट जो स्पीड है या इंजन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है उसको देखता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर के जरिए, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के जरिए। फिर वो देखता है कि इंजन का कैलकुलेटेड लोड क्या है, उसको देखता है। फिर साथ में वो देखता है कि सिस्टम की वोल्टेज क्या है, सिस्टम की वोल्टेज जो आपका बैटरी या जनरेटर, वो आपका अल्टरनेटर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, कि इंजन वार्म है, ठंडा है, क्या है। और फिर नॉक सेंसर की इनपुट को भी देखता है कि नॉक सेंसर की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। फिर साथ में देखता है कि इसी क्रैंक शाफ्ट की स्पीड और इनपुट के साथ कि इंजन क्या स्टेशनरी हालत में है। अगर वो स्टेशनरी हालत में मतलब है कि रुका हुआ है, उसका वो पहिया घूम नहीं रहा, या क्रैंक क्रैंक नहीं कर रहा, या खड़ा हुआ है बिल्कुल इंजन, तो ट्रू का मतलब यह है कि इंजन के अंदर जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्रैंक ही नहीं किया उसने, तो ये ट्रू है। तो फिर वो कंप्यूटर दोबारा उसी लूप में वापस चला जाता है, और फिर दोबारा ये सारी चीजें देखेगा। जब आप चाबी फिर दबाएंगे तो फिर ये सारी चीजें देखेगा। अगर वो स्टेशनरी नहीं है, यानी कि वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है,
तो ये स्टेट फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो इस तरफ को आएगा, फिर वो देखेगा कि क्या इंजन क्रैंक कर रहा है, क्रैंकिंग स्टेट में। क्रैंक का मतलब ये कि स्टार्टिंग स्टेट में है या नॉर्मल रन कर रहा है। तो अगर वो स्टार्टिंग नॉर्मल रन स्टार्टिंग स्टेट में है, यानी क्रैंक कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेट में है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो फिर वो इधर आएगा और वो टाइमिंग टेबल को देखेगा, और क्रैंकिंग के हिसाब से भी टाइमिंग टेबल बना होता है, तो वो अपनी टाइमिंग जो इग्निशन एडवांस की टाइमिंग है उसको सेट कर लेगा। और साथ में जो ड्वेल टाइम है कि उसने प्राइमरी कॉइल को कितनी देर के लिए एनर्जाइज करना है, तो उसका टाइम भी देखेगा और उसको सेट कर देगा, उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ये टास्क बार मेरी जो है ना अनलॉक नहीं हो रही, और समहाउ ये है तो मैं नीचे देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप भी नहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है। बहरहाल, अब अगर क्रैंक नहीं कर रहा बल्कि रन कर रहा है इंजन, तो इसका मतलब है वो इंजन रन कर रहा है, तो इंजन स्पीड या लोड में तब्दीली को देखें। वो कहता है इंजन स्पीड और लोड में तब्दीली को देखें कि कैलकुलेटेड लोड चेंज तो नहीं हो रहा, या इंजन के आरपीएम चेंज तो नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो इस तरफ को जाएगा, अगर वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पे है कि आरपीएम 2000 पे सेट है, 2000 पे है, और गाड़ी सीधी जा रही है, उस पर कोई एक्स्ट्रा आप कोई यानी कि चढ़ाई भी नहीं चढ़ रही या कोई और काम नहीं करी, तो वो फिर इस तरफ जाएगा। अगर तब्दीली नहीं है तो फिर वो इस तरफ आएगा और फिर देखेगा कि क्या इंजन ने नॉक तो नहीं किया, नॉक सेंसर की इनपुट को देखेगा। अगर नॉक किया है तो वो टाइमिंग जो उसने अपने टाइम टेबल से देखी होगी उसको 2 डिग्री से थोड़ा कम कर देगा। अगर उसने नॉक नहीं किया तो वो इसको मजीद एडवांस करेगा। ये बेसिकली रिफाइन होती है, ये उसको उस लिमिट पे लेके जाती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था पीछे, इस लिमिट तक लेके जाती है। चलें जी, वो खत्म होगी मेरी। तो एडवांस करेगा, फिर दोबारा जब एडवांस कर देगा, और उसी एडवांस के मुताबिक क्या करेगा, कॉयल ऑन प्लग के ऊपर जो आपका स्पार्क प्लग है उसको फायर कराएगा, और उसके बाद फिर दोबारा इसी लूप के अंदर आ जाएगा। यहां से होते हुए फिर आएगा, फिर कहेगा जी नॉक नहीं हुआ, तो फिर एक डिग्री मजीद एडवांस करेगा। ये बेसिकली रिफाइनमेंट है। जैसे हमने इंजेक्टर पल्स की बात की थी, तो नॉक सेंसर यहाँ पे फीडबैक के तौर पे काम करता है, जैसे इंजेक्टर पल्स में आपका ऑक्सीजन सेंसर फीडबैक के तौर पे काम कर रहा होता है, तो ये इसको बढ़ाता रहता है। अब अगर ये इंजन स्पीड या लोड में तब्दीली है, तो फिर वो टाइमिंग टेबल की तरफ आएगा, स्पीड और लोड के हिसाब से टाइम देखेगा, ड्वेल टाइम को देखेगा, इग्निशन टाइम की करेक्शन करेगा, और टेम्परेचर के लिए जो इंजन का ये टेम्परेचर देख रहा है इसके लिए करेक्शन करेगा। इसी तरह से वोल्टेज के लिए भी करेक्शन करता है, और फिर कॉइल को फायर करा देगा। तो इसमें इग्निशन टाइमिंग में क्या क्या चीज़ है, इंजन की स्पीड, इंजन लोड में जो मुख्तलिफ सेंसर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसमें एयर मेजरमेंट वाला भी है, इंजन की स्पीड वाला भी है, टीपी सेंसर भी है, और टीपी सेंसर के साथ मैं बोल रहा हूँ वो जो हमने पहले जिक्र किया है। तो और साथ में फिर सिस्टम के जो वोल्टेज हैं अल्टरनेटर के, अगर वो कम होंगे या कोई प्रॉब्लम होगा उनके अंदर या ज़्यादा होंगे, तो तब भी ये इम्पेक्ट करेंगे। इंजन अगर हीट हो जाता है तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, तो वो भी इसको इफेक्ट करेगा। आपका जो नॉक की लिमिट है वो पीछे आपको लानी पड़ेगी, इग्निशन टाइमिंग की लिमिट पीछे लानी पड़ेगी, नॉक सेंसर इसको इम्पेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इग्निशन एडवांस को इम्पेक्ट करती हैं। ये उसी डायग्राम का जो एक बुक से मैंने लिया है, उसकी इंग्लिश जो बुक का स्कैन है, ये दिखाया है। यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल? तो सर मेरा क्वेश्चन जी है, जी ये जो स्लाइड है इसमें लिखा है इंजन ने रन किया, कि उर्दू वाली स्लाइड निकालिए कि हाँ जी ये जी टाइमिंग, इंजन ने नॉक किया तो वो 2 डिग्री टाइमिंग रिटार्ड करेगा, लेकिन अगर नहीं करता तो 1 डिग्री करेगा। जी 2 जी करने का जी। मतलब क्या? अगर उसको मालूम हुआ कि इंजन ने नॉक किया है, नॉक ऐसी चीज़ है जो डिज़ायरेबल नहीं है, और वो इंजन में हमने पहले भी बात, कल भी मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर पे भी बात की थी कि नॉक से डैमेज हो सकता है सिलेंडर, नॉक से आपकी फ्यूल एवरेज में प्रॉब्लम आती है, और इसी तरह से हमने ये अभी अभी भी हमने ये देखा है। ये इसको अगर आप देखें, इंजन की ताकत में कमी आती है, तो इस वजह से उसने नॉक करने की वजह से उसने, और एडवांस की तरफ आप ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर नॉकिंग की तरफ जाते हैं, तो वो इसको एडवांस को थोड़ा और पीछे करेगा, थोड़ा और पीछे करेगा। एडवांस का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। एडवांस का मतलब ये है कि ये टॉप डेड सेंटर के ऊपर ये आया हुआ है। अगर आप इसको देखें, सॉरी, ये कर्सर को देख रहे हैं आप,
ये टॉप, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लूं तो यहाँ पे अगर मैं स्पार्क करा दूं तो इसका मतलब है टॉप डेड सेंटर से ये इतना नीचे था अभी कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर, ये इतना नीचे था, लेकिन आपने स्पार्क करा दिया, अब बर्निंग होगी और साथ में ये ऊपर आता जाएगा, और बाय द टाइम ये नीचे दोबारा पावर स्ट्रोक के लिए नीचे आएगा तो उस वक्त तक बर्निंग कंप्लीट होगी और मैक्सिमम पावर यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी होगी इन गैसेस के अंदर, तो वो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। तो इस चीज को अगेन मैं दोबारा इस तरफ आता हूं कि अब आप देखें, जब वो नॉक उसने देखा, फीडबैक ली, जैसे ऑक्सीजन सेंसर फीडबैक देता है ना जी, पीछे रिच आ रहा है तो नॉक सेंसर उसको बताता है नॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो देखेगा कि नॉक हो रहा है, सेंसर बता रहा है कि हाँ नॉक हो रहा है, तो आप उसने उसको नॉक से बचाना है, तो बचाने के लिए वो उसको डिग्री को एडवांस को थोड़ा सा पीछे करेगा। जब पीछे करेगा यानी कि टॉप डेड सेंटर से वो थोड़ा नीचे होके स्पार करा रहा था, अब उसको टॉप डेड सेंटर के थोड़ा और करीब कराएगा ताकि ये नॉकिंग खत्म हो। मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। तो वो उसको रिटार्ड कराएगा, यानी कि जो अगर वो टॉप डेड सेंटर को काफी नीचे 1 इंच नीचे था तो तब वो फायर करा रहा था, अब वो आधे इंच के ऊपर उसको फायर कराएगा, आधे इंच नीचे होगा तब फायर कराएगा। उससे क्या होता है, आपके नाक में फर्क आता है। तो ये फायर करा दिया, फिर अगले साइकिल पे फिर वो नाक की रीडिंग देखेगा, अब देखेगा कि नाक हो रही है कि नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो फिर वो क्या करेगा, 1 डिग्री से एडवांस करा देगा। हो सकता है 2 डिग्री ज्यादा इनपुट उसने दे दी हो तो 1 डिग्री से एडवांस करा देगा। अब नाक हो ही नहीं रहा तो फिर वो कहेगा कि यार मैंने जो यहाँ पे डिसीजन लिया है टेबल से, उस डिसीजन में अभी गुंजाइश है तो मैं इसको 1 डिग्री और एडवांस कराऊं। उसका एम ये होता है EFI इंजन का कि वो इग्निशन एडवांस को मैक्सिमम लेके जाता है उस हद तक जहां से आगे नॉक शुरू होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? नो सर। चलें, अब इस चीज को देखें, हमने अभी इग्निशन वाली फाउंडेशन को पढ़ा है, और इग्निशन में ठीक एडवांस यहाँ पे टाइमिंग, डुअल टाइमिंग यहाँ पे होना चाहिए इस जगह के ऊपर, और स्पार्क की क्वालिटी, स्पार्क की क्वालिटी आपकी कॉइल ऑन प्लग पे डिपेंड करती है, स्पार्क प्लग पे डिपेंड करती है, और पीछे आपकी जो वोल्टेज आ रहे हैं उस पे भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें, अब आई होप कि आपको जो वर्किंग की ये दूसरी बुनियाद इग्निशन है इसका आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। और इसी में मैंने यहाँ पे 2 फीडबैक है पूरे सिस्टम के अंदर मेन, वन एग्जॉस्ट फीडबैक ऑक्सीजन सेंसर, दूसरी नॉक। नॉक किसके लिए, इग्निशन के लिए है, और एग्जॉस्ट किसके लिए, कंप्लीट बर्निंग, इन तीनों चीजों के कंप्लीट बर्निंग के लिए है, उनकी फीडबैक है। अब हम आ जाते हैं फ्यूल के लिए, फ्यूल सिस्टम की तरफ। उससे पहले सवाल, इग्निशन एडवांस के लिए ECU को इंजन की स्पीड और पोजीशन के साथ साथ मुख्तलिफ और पैरामीटर्स की इनपुट जैसा कि इंजन लोड, इंजन टेम्परेचर, सिस्टम वोल्टेज और नॉक सेंसर की इनपुट्स भी चाहिए होती हैं। ये सही है कि गलत है? ए सही। हाँ जी, कोई और? जी सर सही है। कोई गलत की साइड पे है जी? कोई भाई जो समझता हो कि ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है? कोई भी नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है जी। स्टेटमेंट इग्निशन एडवांस के लिए ये सारी इनपुट्स आपको चाहिए होती हैं, तो उस पे ही इंजन जो है ना डिसाइड करता है। अगला सवाल भी आ गया जी, इग्निशन एडवांस की टाइमिंग के फैसला करने में इंजीनियर्स के सामने दो चीजों, ईंधन की खपत और इंजन की ताकत के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ होता है कि जी मैं इसको खपत को देखूं कि इंजन की ताकत को देखूं। तो इन दो चीजों को वो देख रहा होता है, जिसके ऊपर वो डिसाइड करता है कि यार इस वक्त मैंने ये एडवांस एडवांस का जो टाइमिंग है ये रखनी है। तो ये सही है कि गलत है? सही है।
सही है सर, ए। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये सही है जी। अब अगला सिस्टम आ जाता है, टाइम हमारा तकरीबन घंटा हुआ जाता है, और इसको हम इंशाल्लाह, ये लास्ट सिस्टम है इसी उसका, इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। पहले मैं इस तस्वीर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। ये आपकी गाड़ी, ये आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे इंजन है, और ये इसका एयर फिल्टर है, और इसका मतलब ये है कि ये थ्रॉटल बॉडी, इनटेक मैनिफोल्ड, और यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। इनटेक मैनिफोल्ड के साथ यहाँ पे इंजेक्टर्स, यहाँ पे एयर के साथ साथ फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है, और इस साइड पे एग्जॉस्ट है, और ये इसको हम कहते हैं कॉमन फ्यूल रेल। और इस साइड पे आपको एक फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर नजर आ रहा है। ये हमारे यहाँ अभी भी कुछ गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं पुरानी, जिनमें फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कॉमन रेल के साथ लगा होता है वापसी वाले रास्ते के ऊपर। और फिर यहाँ पे ये रिटर्न लाइन है बेसिकली। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक नजर आ रहा है। यहाँ पे वो कहता है फ्यूल गेज सेंडिंग यूनिट, यानी कि वो जो फ्यूल गेज के ऊपर जो रीडिंग आ रही होती है, ये उसका एक तरह से सेंसर समझ लें। और यहाँ पे फ्यूल पंप लगा हुआ है, ये उसकी मोटर है, और साथ में एक फिल्टर है, सॉक फिल्टर कुछ इसको हम कहते हैं, जैसे सॉक्स होती है ना अपनी जुराबें, तो ये जुराब वाला फिल्टर है। और फिर आप देखेंगे यहाँ से ये एक फ्यूल प्रेशर की लाइन है, और यहाँ पे एक फिल्टर आता है, फिल्टर से ये कॉमन रेल में आती है। यहाँ से जितना फ्यूल इंजेक्ट होना है हो जाता है, बाकी फ्यूल इस प्रेशर रेगुलेटर से रेगुलेट होते हुए जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो यहाँ से रिटर्न होके इधर चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पे ये एक फ्यूल फ्यूम्स की या वेपर्स की, या जो फ्यूल के बुखारात होते हैं उसके लिए एक लाइन दी गई है। ये लाइन आके चारकोल कैनिस्टर के अंदर यहाँ पे लग जाती है। तो ये एक तस्वीर के बाद अब हम आ जाते हैं इस तरफ को। एयर फ्यूल मिक्सचर को ठीक रखने में ठीक काम करते एयर और फ्यूल डिलीवरी के सिस्टम बहुत जरूरी हैं। एयर को हमने देख लिया, एयर सिस्टम को, अब फ्यूल डिलीवरी सिस्टम भी बहुत जरूरी है उसी तरह से। कंप्यूटर तो ठीक इंजेक्टर पास डिफाइन कर रहा हो, लेकिन इधर फ्यूल ही ना आ रहा हो, एक्चुअली उसने तो ऑन करा दिया, उसका काम तो इसको ऑन कराना था। तो अगर यहाँ से प्रेशर ठीक नहीं है, फ्लो ठीक नहीं है, फ्यूल की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो तब भी तो मसला आएगा ना। तो इसलिए एयर फ्यूल मिक्सचर को ठीक रखने में एयर और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में काफ़ी पुर्जाजात होते हैं जो अपना काम सर अंजाम देते हैं। और आज के दौर की गाड़ियां मुख्तलिफ ईएफआई सिस्टम्स को, ईएफआई से मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को, जो कि मुख्तलिफ किस्म के हैं जिनको अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, को अपने फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। कोई कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है, कोई कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है, तो उन्हीं को हम अभी देखने लगे हैं। ये टॉपिक इन्हीं सिस्टम का अहाता करेगा इंशाल्लाह। तो पहले तो ब्रॉडर कैटेगरी आती है जिसमें हम कहते हैं कि रिटर्न टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और रिटर्न लेस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो जिस तरह से हमने पिछली तस्वीर में देखा था कि वहां पे ये रिटर्न टाइप है कि यहां से फ्यूल, एक लाइन में फ्यूल आ रहा है और दूसरी लाइन में रिटर्न होके वापस टैंक में जा रहा है। ये इसको देखें, ये फ्यूल पंप से फ्यूल टैंक्स में के अंदर पंप लगा हुआ है, ये वो जो मैं कह रहा था कि जुराब वाली सॉक होती है, और ये मोटर है, और यहाँ से फ्यूल प्रेशराइज होके इधर ऊपर चढ़ता है। और यहाँ से यहाँ पे फिर एक फ्यूल का इनलाइन का मतलब है लाइन के अंदर ही लगा हुआ है, इसी लाइन के अंदर फिल्टर लगा हुआ है, जो फ्यूल में अगर कोई गंदगी आई है, कोई कंटामिनेशन आई है, तो उसको साफ करता है। और फिर ये फ्यूल कॉमन रेल के अंदर चला जाता है, और फिर वहां पे हमने एक प्रेशर रेगुलेटर देखा था, वो इस तरह का है। तो प्रेशर जब बढ़ता है एक खास मिकदार से, जब बढ़ेगा, तो ये स्प्रिंग की, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, इसकी कुवत को ओवरकम करेगा, तो ये फ्लैपर ऊपर हट जाएगा, तो ये वाली जो पाइप है ये खुली हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल होगा वो फिर यहां से होते हुए इधर टैंक में वापस आ जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये एक मेरे ख्याल में हारिस ज्वाइन नहीं कर पा रहा शायद। हारिस, आप अवेलेबल हैं मीटिंग के अंदर? नहीं, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा।
अच्छा जी, तो ये आपका इस तरह का जो फ्यूल सिस्टम है जिसमें कॉमन रेल के बाद रेगुलेटर लगा हुआ है और वहां से फिर एक और लाइन, रेगुलेटर भी फिलहाल छोड़ दें, अगर एक और लाइन इस तरफ को आ रही है तो इसका मतलब है इस ये रिटर्न टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। और हर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जी प्लीज, किसी ने माइक ऑन किया है वो अगर ऑफ कर दें तो। हारिस साहब का माइक ऑन है। सर जी जी बोलें। हेलो सर। जी जी। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर हमारा जो है ना वो पाव कम 5 बजे नमाज पढ़ता है वो यहाँ पर। ठीक ठीक है, अगर बाकी सबका भी 5 बजे है तो हम इसको अभी 5-10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। मेरे पास इनफैक्ट जो है ना नमाज का टाइम 5:30 बजे है, तो हम इसको अगर बाकी दोस्तों की 5 बजे है या 5:15 के आसपास है। नहीं सर, सर 5 हमारा बजे अभी यहाँ पर 5 बजे। 1-2 मिनट है बाकी बस नमाज। ठीक है, आप जा तो सकते हैं नमाज, बिल्कुल आप नमाज हैं, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, आप बिल्कुल छोड़ के जाएं, इसको छोड़ने आपकी अटेंडेंस हो चुकी हुई है, वो मैं अटेंडेंस बार बार लेता रहता हूं, तो सबकी जो भी एक दफ़ा भी ज्वाइन किया है उसकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है सर, तो मेहरबानी, शुक्रिया। बाकी दोस्तों से मैंने पूछना ये है कि 5 बजे तक हम इसको लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं। जी सर, 5 बजे तक इसको कर जी सर, सकते 5 ओके बजे तक ओके लास्ट ओवर ओके, करते हैं 5 बजे। ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप फ्यूल सिस्टम है, और फ्यूल सिस्टम में जैसे हम देख रहे हैं कि एक आपको इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक पंप मिलेगा और उसके साथ एक फिल्टर मिलेगा, एक कोर्स फिल्टर है, फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक फिल्टर होता है, और फिर एक इनलाइन यहाँ पे फिल्टर मिलेगा, और उसके साथ ये कॉमन रेल मिलेगी, इंजेक्टर्स मिलेंगे, एक आपको फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर मिलेगा, और रिटर्न टाइप है तो रिटर्न लाइन मिलेगी। और इस तरफ अगर आप आए रिटर्न लेस के ऊपर तो आप यहाँ देखें कि इधर जिस तरह से यहाँ पे रिटर्न लाइन है, यहाँ पे रिटर्न कोई नहीं है। तो इस पे हो ये रहा है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो रेगुलेटर यहाँ पे था वो रेगुलेटर उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। उन्होंने किया ये है कि जब आपका यहाँ पे ये कोर्स फिल्टर है या जुराब वाला या सॉक वाला फिल्टर है, ये पंप है, पंप ने फ्यूल सक किया, अब वो जब सक करता है तो यहाँ पे रेगुलेटर के अंदर फ्यूल का प्रेशर वो बढ़ाता जाएगा। जब प्रेशर अपनी खास लिमिट पे पहुंच जाएगा तो ये स्प्रिंग की फोर्स को प्रेशर ओवरकम करेगा और ये फ्लैपर ऊपर उठेगा, और ये वाली पाइप वो यहाँ पे ये है, उसका रास्ता खुल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इधर फ्यूल टैंक के अंदर ही रह जाएगा यहीं पे ही, और जितना प्रेशर हमें चाहिए होता है वो यहाँ से सीधा होता हुआ कॉमन रेल में पहुंच जाएगा और इंजेक्टर्स तक पहुंच जाएगा, तो एक्स्ट्रा फ्यूल यहाँ से यहीं पे ही निकलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया था कि ये जो रेगुलेटर बाहर लगा हुआ है इसके अंदर एक इनटेक वैक्यूम, जो इनटेक के अंदर नेगेटिव प्रेशर बन रहा होता है उसकी लाइन भी ली जाती है और यहाँ पे दी जाती है। तो इसका मकसद ये होता है कि जब आइडल पे होता है तो मैक्सिमम वैक्यूम होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है या वैक्यूम होता है इनटेक के अंदर, तो उसने यहाँ पे इस स्प्रिंग को हेल्प आउट किया हुआ होता है कि आइडल पे आपको फ्यूल कम चाहिए होता है प्रेशर। ठीक है जी। तो उस कम प्रेशर के ऊपर ही जब वो सक कर रहा होगा तो ये स्प्रिंग को बेसिकली ओवरकम करने में जो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर भी आया हुआ है, तो ये प्रेशर फिर क्या करेगा, ओवरऑल सिस्टम का कम रखेगा आइडल के ऊपर। जब आप एक्सेलरेट करेंगे या हायर आरपीएम पे जाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे, उस वक्त आपका थ्रॉटल दबता है और वैक्यूम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो जब वो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्प्रिंग की कुवत अवेलेबल होगी, यानी कि स्प्रिंग ने जितना यहाँ पे स्प्रिंग को फिर पुश करने के लिए मुझे ज्यादा ताकत चाहिए होगी। आइडल के पे ऊपर तो वैक्यूम ने इसको थोड़ा सा उसने भी खींचा होगा इस फ्लैपर को ऊपर की तरफ, जबकि जब एक्सेलरेट करेगा उस वक्त वैक्यूम जीरो हो जाएगा तो उसने नहीं खींचा होगा। अब क्या है, मुझे स्प्रिंग को इसको इस फ्यूल प्रेशर नहीं जोर लगा के स्प्रिंग को ऊपर करना है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर भी एक्सेलरेशन के वक्त ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं दिखाएगी, फ्यूल टैंक के अंदर भी एक वैक्यूम की लाइन पीछे आती है जो कि इसको वैक्यूम प्रोवाइड करती है इस रेगुलेटर को। यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो? सर, ये जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है उस पर लिखा हुआ है टू इनटेक वैक्यूम, ये क्या हाँ हमारा कोई क्लीनर के साथ या इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, ये जब देखें ये पाइप आगे जाके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट होती है,
वहां पे आपको इनटेक मैनिफोल्ड के साथ से बहुत सारी पाइपें जा रही होती हैं। एक पीसीबी की पाइप होती है, एक जो है ना ब्रेक बूस्टर की तरफ पाइप जाती है, वो वैक्यूम बेसिकली दे रहा होता है वहां पे। इसी तरह से एक ये पाइप होती है जो जाके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है बकायदा उसके होड में। तो ये पूरी की पूरी पाइप होगी जो कि जाके, फॉर एग्जांपल टैंक पीछे है, ये बल्कि ये तो रिटर्न टाइप तो इधर ही है, इंजन के अंदर ही होता है, तो यहाँ से पाइप निकल के बकायदा उसमें जा रही होती है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के इंजन में प्रॉब्लम आता है, स्टार्टिंग में मसाइल आते हैं या लंबी स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले जो है ना इस होज को उतार के देखते हैं कि ये वाला फ्लैपर कहीं पंक्चर तो नहीं होगा, फ्यूल तो नहीं इधर आया हुआ, इधर फ्यूल आता नहीं है नॉर्मली। अगर फ्यूल इधर आ गया आता है तो वो कहते हैं जी रेगुलेटर खराब है। ठीक है, तो ये इनटेक मैनिफोल्ड तक जाती है। इस वाले केस में आप ये टैंक चूंकि पीछे होता है, इंजन आगे है, तो इनटेक मैनिफोल्ड भी आगे है, तो पूरी एक लाइन वहां से आती है जो कि यहाँ पे आके लगती है। आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। जी सर। अच्छा सर, कुछ गाड़ियों में ना फ्यूल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, क्या वो हमारी जो इनटेक क्या कहते हैं फ्यूल टैंक उसमें लगा होगा या कॉमन रेयर के साथ लगा होगा? अच्छा, मैं रिकॉल थोड़ा सा कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जहां तक मुझे याद पड़ता है वो कॉमन रेल के साथ ही फ्यूल का प्रेशर देख रहा होता है ये। अच्छा, ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा जिस तरह से क्रैंक सेंसर, कुछ गाड़ियों में सिर्फ क्रैंक सेंसर होता है, कुछ में कैम शाफ्ट सेंसर होता है। जब हम आगे सिस्टम इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनसे मजीद रिफाइनिंग होती है सिस्टम की। सिस्टम में मजीद उसकी जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए वो मजीद से मजीद था फ्यूल का प्रेशर देख के, फ्यूल की मिकदार जो कंप्यूटर के अंदर टेबल बने हुए हैं उनको मजीद रिफाइन किया जाता है। जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूं, मैं मजीद देख के फिर इंशाल्लाह मजीद आंसर भी आपको दे दूंगा। आगे हम आगे डिस्कस करने लगे हैं, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। तो ये रिटर्न टाइप, रिटर्नलेस टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, हमने इसको तकरीबन कवर कर लिया। अब ईएफआई गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को रिटर्न टाइप और रिटर्नलेस टाइप की दो बड़ी कैटेगरीज हैं। उनको स्टडी करने के बाद हम इस सिस्टम को फ्यूल इंजेक्शन के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन किस तरह से हो रही है। ठीक है जी। एक चीज तो हमें अंदाजा हो गया कि जी एक रिटर्न टाइप होते हैं, रिटर्नलेस टाइप होते हैं। अभी जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी की सारी रिटर्नलेस हैं। एक ये चीज तो ध्यान में रख लें, पुरानी गाड़ियों में रिटर्न टाइप मिलता है हमें। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एक होता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं जीडीआई, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। और दूसरी है इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन, इसका कोई नाम नहीं दिया जाता इसको। इवन कुछ गाड़ियों में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई कहा जाता है, एसपीएफआई का लफ्ज आप नहीं पढ़ेंगे किसी जगह पे भी। तो बहरहाल इसको इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन एज सच कहा नहीं जाता, लेकिन जब हम इसके हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को, तो एक डायरेक्ट इंजेक्शन होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। वो आगे हम देखते हैं कि जिनमें फर्क क्या है। जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई है उसमें बेसिकली मल्टी पोर्ट, हर सिलेंडर की जो पीछे बाहर पोर्ट होती है इनटेक मैनिफोल्ड की, उसमें फ्यूल इंजेक्शन की जाती है। और इसमें फिर एक और भी होता है, कुछ पुरानी गाड़ियां थी जिसमें मल्टी, उन पोर्ट में भी, हर सिलेंडर की पोर्ट में भी फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है और एक थ्रॉटल बॉडी में भी इंजेक्टर लगा होता है। आपको पाकिस्तान में बमुश्किल कोई गाड़ी मिलेगी जिसकी थ्रॉटल बॉडी के अंदर कोई फ्यूल इंजेक्टर लगा हो। बेसिकली ये जो इंजेक्टर होता था, ये बेसिकली जब गाड़ी ठंडी ठंडी इलाकों के लिए इस्तेमाल करते थे, ठंडी हो तो उसमें मजीद फ्यूल डालने के लिए, इससे भी ज्यादा फ्यूल डालने के लिए, जब गाड़ी ठंडी है तो उस वक्त ये इंजेक्टर काम करता था। तो एक इंजेक्टर थ्रॉटल की इनपुट पे भी, इसकी हम तस्वीर भी अभी देखते हैं। फिर सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में ये होता था कि सिर्फ थ्रॉटल बॉडी के ऊपर फ्यूल इंजेक्शन है। ये पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन मैं गलती से यहाँ पे लग गया हूँ, बेसिकली थ्रॉटल बॉडी वाली फ्यूल इंजेक्शन है कि जिस तरह से कार्बोरेटर में एक ही जगह से फ्यूल आता था और फिर आगे जाके अपनी अपनी सिलेंडर में चला जाता था एयर फ्यूल मिक्सर मान के, तो यहाँ पे भी थ्रॉटल बॉडी के साथ फ्यूल इंजेक्शन होती है और वो फिर एयर के साथ वहीं पे मिक्स हो जाती है और वहां से फिर अपने अपनी पोर्ट में एयर फ्यूल मिक्सर चला जाता है। यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट इंजेक्शन जनरली हमारे यहाँ की तमाम अक्सर गाड़ियों में पाया जाने वाला ईएफआई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन अक्सर इनटेक पोर्ट्स पे इनटेक वाल्व के ऊपर की जाती है। और ये जहाँ पे हमने पीछे तस्वीर भी देखी, मैं आपको जरा तस्वीर दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, इनटेक पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। हर सिलेंडर की अपनी पोर्ट होती है, हर सिलेंडर का अपना वैल्व है, तो ये वैल्व के ऊपर आ रही होती है। ये इनडायरेक्ट इंजेक्शन है। जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो यहाँ पे आएगी, सिलेंडर के अंदर खुलती है। इसको हम आगे देखते हैं। तो अक्सर अक्सर इनटेक पोर्ट्स में इनटेक वाल्व के ऊपर की जाती है और ये सिलेंडर से बाहर होती है, सिलेंडर के अंदर नहीं होती ये फ्यूल इंजेक्शन। कुछ पुरानी गाड़ियों में थ्रॉटल बॉडी के शुरू में इंजेक्टर्स के जरिए भी इंजेक्शन की जाती थी इसके साथ साथ।
गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन कदरे नई टेक्नोलॉजी है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन डायरेक्ट सिलेंडर्स के अंदर की जाती है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है और इसमें फ्यूल की जो पल्स विड्थ है, जो इंजेक्टर पल्स विड्थ जिसकी हम बात करते हैं, उसका टाइम जो ये वाली गाड़ियां हैं इनसे काफी कम होता है। अब इसी में देख लें कि थ्रॉटल फ्यूल इंजेक्शन क्या है कि थ्रॉटल बॉडी के से पीछे एक इंजेक्टर लगा दिया जाता है, वहीं पे एयर फ्यूल मिक्सर बनता है, वो फिर पोर्ट में एयर फ्यूल मिक्सर जाता है, ये लेस एफिशिएंट है। ठीक है, ये पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन मैं गलती से लिख गया हूँ, बेसिकली ये इधर ही आता है हर पोर्ट के ऊपर। तो पोर्ट का मतलब ये इनटेक वाली पोर्ट है और ये इंजेक्टर लगा हुआ है और ये वाल्व के ऊपर यहाँ पे एयर आ रही है और यहीं पे एयर फ्यूल मिक्सर बन जाता है और ये आगे जाके सिलेंडर में आ जाता है। जो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये इंजेक्टर लगा हुआ है इस जगह के ऊपर, ये पोर्ट के ऊपर नहीं है। अभी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिस तरह से आप विजल है होंडा की, उसमें ये भी है और साथ में इंजेक्टर, ये जो पोर्ट इंजेक्शन है वो भी है। और उस पे फिर कभी हम अलहदा से कोई कोर्स करेंगे तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके ये क्यों इस तरह से किया गया है और इसके नुकसानात और फवायद क्या हैं। फिलहाल हमें ये जानना जरूरी है कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है और इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसमें क्या है। और मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन चूंकि हर पोर्ट के अंदर इंजेक्टर लगा होता है तो इस वजह से इसको कहते हैं मल्टी पोर्ट। और अगर इसी के साथ थ्रॉटल के ऊपर भी एक इंजेक्टर लगा दिया जाए तो ये वाली कैटेगरी बन जाएगी। यहां तक कोई सवाल जी? नो सर, हाँ कोई जी, क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू थैंक यू। अब हम रिटर्नलेस फ्यूल सिस्टम में फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने लगे हैं। यानी कि जो फ्यूल सिस्टम में भी हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये वाला है और इसमें ये जो रेगुलेशन वाला है, एक तो हमने यहां पे डिस्कस कर ली ना इस तरह का रेगुलेटर है कि ये इसमें भी इस तरह का रेगुलेटर है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 बोले। सर ये आपने जो सर ये जो आपने बताया था फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का, इसका एक पाइप लगा होता है इनटेक के अंदर सर। इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर, इनटेक मैनिफोल्ड जी के जी अंदर। बिल्कुल। जी जी इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। तो सर जब एक्सीलेटर देंगे या उसके अंदर ये होगा कि इनटेक प्रेशर इंडक्शन एयर की ज्यादा होगी तो वैक्यूम ज्यादा नहीं सर क्रिएट होगा या? नहीं 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 नहीं, देखें बाहर आपका ना इनटेक मैनिफोल्ड जो है उसके बाहर थ्रॉटल बॉडी से बाहर जो बाहर आपका एनवायरनमेंट है उसमें जो प्रेशर है उस वो आप हमारी बॉडी के इर्द गिर्द, इंजन की बॉडी के इर्द गिर्द जो प्रेशर है वो है 14.7 psi। ठीक है, 14 psi कह लें, सॉरी 14.7 कर रहा हूँ, 14 psi प्रेशर है जी जी अगर हम कराची जैसे इलाके में हैं। जब इंजन का थ्रॉट फ्लैपर बंद है और इंजन का पिस्टन नीचे, जैसे इंजेक्शन की स्विच, वो सुरेंज नहीं होती सुरेंज, उसको जब आप नीचे खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हवा आनी है वो आ नहीं पा रही, फ्लैपर बंद है। तो क्या है, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो जो बाहर वाला प्रेशर है उससे कम हो जाएगा। बाहर 14 है तो अंदर क्या होगा, अंदर हो सकता है 8 हो 7 हो। और मैं आगे हम डिस्कस करेंगे किसी जगह के ऊपर जहां पे मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है और वेबिनार के अंदर मैंने पहले वेबिनार के अंदर वो चार्ट शायद दिखाया भी था मैप सेंसर के अगेंस्ट। तो वो प्रेशर कम होता है, जैसे ही फ्लैपर खुलेगा तो हवा तो आ ही रही है तो हवा का प्रेशर भी, जो बाहर ज्यादा प्रेशर है तो वो अंदर भी आएगा इनटेक के, तो इनटेक का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तो वैक्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कुछ बात बन रही है? जी जी सर ठीक। मेरे ख्याल में नहीं बन रही। देखें, जब आपने अंदर इस जगह को देख लें, इधर से आपने उसको समझ लें कि यहाँ पे जो ना एक पिस्टन लगा हुआ है, उसको मैं पीछे की तरफ खींचता हूँ, ये दरवाजा बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रेशर है जो कि 14 है। जब मैं इसको पीछे खींचूंगा तो यहाँ पे जो भी वो 14 था ना उसको वो खींच के इधर ले जाएगा। तो इधर क्या प्रेशर बनेगा, समझ लें जीरो, वैक्यूम, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। यानी कि जीरो ना भी हो, होता भी नहीं है, इस 14 से कम होगा। जब ये 14 से कम है तो हम इसको कहते हैं वैक्यूम। अब मैं उसको खींच भी रहा हूं और साथ में मैं ढक्कन खोलता हूं, तो वो जो ज्यादा प्रेशर है, जब ज्यादा वाली चीज होती है, जैसे पानी बुलंदी पे होता है तो नीचे अगर ढलवान हो तो पानी हमेशा ढलवान की तरफ जाएगा। तो ये कुदरत का कानून है कि जहां ज्यादा प्रेशर, कम प्रेशर है, अगर उसका रास्ता खुला होगा तो जहां से ज्यादा प्रेशर है वो इधर आएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि जी हम हवाएं चलना शुरू कर देते हैं, तो वो कहते हैं जी जब गर्म होती है, वेदर गर्म होता है
तो भाप बन के वहां की हवा ऊपर उठती है, वहां पे वैक्यूम जनरेट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है गर्मी की वजह से। जब कम होता है तो ठंडे इलाकों से फिर हवाएं उड़ के तेजी के साथ वहां पे पहुंचती है, तो वो प्रेशर को बराबर करती है। तो प्रेशर ने हमेशा बराबर होता है। तो जैसे ही फ्लैपर खुलता है तो ये प्रेशर इधर आएगा, आपका वैक्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। का मतलब क्या है? यानी कि वैक्यूम आया था यहाँ पे 14 था, जब आपने इसको खींचा तो ये आ गया 10 पे, यानी कि 14 से कम हो गया, वैक्यूम हो गया। 14 से जो चीज कम होगी वो वैक्यूम होगी। जब मैं ढक्कन खोलूंगा वो 14 हो गया, तो वैक्यूम किधर गया? खत्म। इसके लिए हम आगे कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव प्रेशर क्या होता है। तो एक्सेलेटर खुलने पे क्या होता है इनटेक में, अभी सिर्फ ये समझ लें, अगर वो कुछ नहीं समझ में आया, जब एक्सेलेटर खुलता है, फ्लैपर खुलता है, तो आपका वैक्यूम प्रेशर इनटेक के अंदर कम हो जाता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन के दौरान, लेकिन फिर इंजन मुसलसल सक कर रहा होता है ना, तो उसको भी वो फिर वापस ले आता है। लेकिन ये काफी लंबी फिर साइंस हो जाएगी। फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि जैसे एक्सेलरेशन के लिए हम फ्लैपर खोलते हैं, तो इनटेक में जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो कम नेगेटिव हो जाता है, या समझ लें कि वो पॉजिटिव हो जाता है, या वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, वैक्यूम खत्म हो जाता है। जब वैक्यूम खत्म हो जाता है तो ये वैक्यूम जो इस फ्लैपर को ऊपर की तरफ खींच रहा था और स्प्रिंग के ऊपर जोर लगा रहा था, वो जोर स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ वैक्यूम का खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो इधर से मुझे प्रेशर पंप का ज्यादा चाहिए होगा इस प्लंजर को उठाने के लिए। आई होप कुछ सेंस बन गई है। जी जी सर, समझ आ गई। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये क्वेश्चन कौन कर रहा था? अजहर। हाँ अजहर, अजहर मजा आया यार, थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से हम इस सिस्टम को एक दफा देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रेगुलेटर की बात करें, ये रिटर्नलेस सिस्टम ही है, ठीक है। अब इसमें फ्यूल की आप ये देखेंगे लाइन आ रही है इधर से, ये फिल्टर इनका बाहर लगा हुआ है, टैंक के अंदर नहीं है। अभी जितनी गाड़ियां उनमें टैंक के अंदर ही फिल्टर होता है, तो ये फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ के ऊपर कॉमन रेल है, ये इंजेक्टर्स हैं। यहाँ पे क्या है, फ्यूल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। प्रेशर और टेम्परेचर से मैं दोबारा देखूंगा, मुझे अभी सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैंने इसको स्टडी किया हुआ है लेकिन मैं अभी एग्जैक्ट नहीं कर रहा। बट इसका ताल्लुक यही है कि रिफाइनमेंट हो जाती है कि इंजेक्टर पल्स कितनी देनी चाहिए इन दो चीज़ों की हेल्प से। मैं मिस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, मैं दोबारा देखूंगा। अच्छा, तो इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे रेगुलेटर आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा, ना पे कहीं पे लिखा हुआ है ना कहीं पे है। तो इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्नलेस फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन है और ये रिटर्नलेस सिस्टम है। तो यहाँ पे फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन किस तरह से करते हैं? वो ये करते हैं कि यहाँ पे ये प्रेशर को जो फ्यूल पंप के अंदर प्रेशर का इनपुट इसको आ रही है, तो ये क्या करता है कि एक ट्रांजिस्टर की मदद से 12 वोल्ट की पल्सेस भेजता है, पल्स विड्थ भेजता है, इसको ये ऑन ऑफ करता है। ये ट्रांजिस्टर जहाँ पे लगा होता है उसका मकसद ये होता है कि उसने इसका रास्ता इस तरफ को थ्रू करना है। तो पंप को अर्थ यहाँ से मिल रही है और 12 वोल्ट की जो फीड है पंप की मोटर को यहाँ पे आ रही है। तो ये पंप की स्पीड को ये ट्रांजिस्टर कंट्रोल करता है कि अब मैंने कितनी रखी है, कम रखेगा तो प्रेशर कम आएगा, ज्यादा रखेगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा। तो प्रेशर को वो इधर देख रहा है, तो जितना प्रेशर उसको जहां पे चाहिए होता है उस हिसाब से ये स्पीड को एडजस्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई मैकेनिकल रेगुलेटर की जरूरत नहीं होती। फ्यूल का प्रेशर जितना चाहिए सिर्फ उतना ही आता है, इस लाइन में आएगा, फिल्टर पे आएगा और यहाँ से कॉमन रेल के थ्रू इंजेक्टर में चला जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद अभी हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, हम खत्म करते हैं। एक कहते हैं मैकेनिकल रिटर्नलेस फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन। मैकेनिकल फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन ये भी जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया रिटर्नलेस के अंदर, कि ये उसी तरह का एक और रेगुलेटर है, बट ये रिटर्नलेस लाइन के अंदर एक और इस लाइन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। इसमें होता ही है कि फ्यूल प्रेशर बिल्डअप होता है और बिल्डअप होके इस जगह के ऊपर रेगुलेटर के अंदर आ जाता है। तो और वो प्रेशर इस रेगुलेटर के ऊपर भी एक्ट करता रहता है। जब वो प्रेशर जहां पे होना चाहिए, तो जितना होना चाहिए उस पर स्प्रिंग ओपन हो जाता है, ये रास्ता खुल जाता है और एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से रिटर्न हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें वैक्यूम की लाइन नजर कहीं पे भी नहीं आ रही। तो इस सिस्टम के अंदर वैक्यूम की लाइन होती भी नहीं है। इसमें क्या है, ये स्प्रिंग ही बेसिकली इसकी इसी की पावर के ऊपर ही है। तो ये बहुत लेस एफिशिएंट सिस्टम है, जो कि आपको मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे पाकिस्तान में किसी गाड़ी पे लगे हुए मिलेगा, या कि दुनिया में अभी किसी गाड़ी पे लगे हुए मिलेगा। तो आखिरी सिस्टम को मेरे ख्याल में 5 हो गए, मेरे ख्याल में अभी इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे।
और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे डिमांड डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। तो जी किसी सर, दोस्त का कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हम इसको कॉल ऑफ करते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। कोई है जी सवाल? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, थैंक यू जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।